कभी सोचा है कि हम चल कैसे पाते हैं, या माचिस की तीली जलाते हैं तो वो आग कैसे पकड़ लेती है? इन सब का और हमारे आसपास होने वाली हजारों चीजों का जवाब सिर्फ एक है, एक अनदेखी ताकत, फ्रिक्शन, यानी घर्षण। आज हम इसी कमाल की ताकत को समझने वाले हैं, जो सच पूछिए तो हमारी दुनिया को चलाती है। फ्रिक्शन के बारे में सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये हीरो भी है और विलेन भी। एक तरफ इसी की वजह से हम चल पाते हैं, हमारी गाड़ियां ब्रेक लगा पाती हैं, मतलब हमारी जान बचती है। और दूसरी तरफ यही हमारे जूते घिस देता है, मशीनों में एनर्जी बर्बाद करता है, उन्हें गर्म कर देता है। तो ये एक ही टाइम पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो चलिए इसी जरूरी बुराई को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इसके बिना तो गुजारा है नहीं, तो बेहतर है कि हम समझ लें कि ये आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करती है। साइंस की भाषा में कहें तो फ्रिक्शन बस एक फोर्स है, एक बल। बहुत सिंपल है। जब भी दो चीजें एक दूसरे को छूती हैं और एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती हैं, तो फ्रिक्शन बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसका एक ही काम है, मोशन यानी गति के खिलाफ जाना, बस हमेशा उल्टी दिशा में। लेकिन सवाल ये है कि ये फ्रिक्शन आता कहाँ से है? अब देखिए, कोई भी सतह हमें कितनी भी चिकनी क्यों न लगे, अगर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो उसमें छोटी छोटी पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देंगी। तो जब दो सतहें एक दूसरे पर सरकती हैं, तो ये पहाड़ियां और घाटियां आपस में फंस जाती हैं, बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक वेल्क्रो की तरह। और ये फंसाव जितना मजबूत होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए तो खुरदरी सतह पर किसी चीज को धकेलने में ज्यादा दम लगता है। तो ठीक है, फ्रिक्शन है, पर यह कब ज्यादा होता है और कब कम, मतलब कौन सी बातें इसकी ताकत तय करती हैं? चलिए इसके कुछ सिंपल से नियम देखते हैं। देखिए, मेनली दो बातें हैं। पहली, सतहें कैसी हैं। सीधी सी बात है, जितनी खुरदुरी सतह उतनी ज्यादा रुकावट, मतलब उतना ज्यादा फ्रिक्शन। और दूसरी बात है वजन, यानी सतहों पर दबाव कितना है। आप ही सोचिए, एक हल्के बक्से को धकेलना आसान है या भारी बक्से को? भारी बक्से को, राइट, क्योंकि ज्यादा वजन उन माइक्रोस्कोपिक पहाड़ियों और घाटियों को और कसकर एक दूसरे में फंसा देता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, फ्रिक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से इसके अलग अलग रूप सामने आते हैं। असल में इसके 3 मेन टाइप हैं, और मजे की बात यह है कि तीनों की ताकत अलग अलग होती है। इसे समझने के लिए एक भारी सोफे को धकेलने के बारे में सोचिए। जब आप उसे पहली बार हिलाने के लिए जोर लगाते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा ताकत लगती है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सबसे जिद्दी होता है। अच्छा, एक बार सोफा हिल गया तो उसे खिसकाते रहना थोड़ा आसान हो जाता है ना? वो इसलिए क्योंकि अब आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लड़ रहे हैं, जो स्टैटिक से थोड़ा कमजोर है। और अब सोचिए, अगर उसी सोफे के नीचे पहिए लगा दें तो अरे फिर तो एक उंगली से भी धकेल लेंगे। ये है रोलिंग फ्रिक्शन, जो इन सब में सबसे कमजोर है। और ये चार्ट बिल्कुल यही कहानी बता रहा है। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का बार सबसे ऊंचा है, मतलब किसी रुकी हुई चीज को हिलाने में सबसे ज्यादा जोर लगता है। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे नीचे है रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल हमारे सोफे वाले एग्जाम्पल की तरह। तो अब जब हम फ्रिक्शन के ये बेसिक नियम समझ गए हैं, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच कहूं तो इंसानों ने इस ताकत को कंट्रोल करने के बड़े कमाल के तरीके निकाले हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसे घटाने और बढ़ाने के। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास फ्रिक्शन का एक वॉल्यूम नॉब है। जब हमें ग्रिप चाहिए, पकड़ चाहिए, तो हम नॉब को घुमाकर फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। और जब हमें स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो हम उसे कम कर देते हैं। हम ये रोज करते हैं, बिना सोचे समझे। जूतों के नीचे के डिजाइन, गाड़ी के टायरों के ग्रूव्स, ये सब फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ही तो हैं, ताकि पकड़ बनी रहे। गाड़ियों के ब्रेक पैड्स जानबूझकर खुरदुरे बनाए जाते हैं। जिम्नास्ट हाथों पर पाउडर लगाते हैं। ये सब फ्रिक्शन को टर्न अप करने के शानदार एग्जाम्पल हैं। और दूसरी तरफ, जब फ्रिक्शन को कम करना हो, तो हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशीनों में तेल या ग्रीस डालते हैं ना, वो क्या करता है, वो दो सतहों के बीच एक चिकनी लेयर बना देता है, ताकि वो एक दूसरे से सीधे न टकराएं और आसानी से फिसलें। इसके अलावा सतहों को पॉलिश करना, और हाँ, सबसे जरूरी, पहियों और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करना। और ये पहियों और बॉल बेयरिंग्स का आइडिया, ये तो इंसान का एक जीनियस ट्रिक था। इसने क्या किया, इसने मुश्किल वाले स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बदलकर बहुत ही कमजोर रोलिंग फ्रिक्शन में बदल दिया। बस इसी एक खोज ने ट्रांसपोर्ट और मशीन की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रिक्शन सिर्फ जमीन पर या ठोस चीजों के बीच ही नहीं होता, ये हवा और पानी में भी होता है। जब भी कोई चीज हवा या पानी जैसी किसी चीज से होकर गुजरती है, उसे भी एक तरह के फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, और इसका एक खास नाम है ड्रैग। ये ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीड, जितनी तेज चलेंगे हवा उतना ही ज्यादा रोकेगी। दूसरा, आप किस चीज में चल रहे हैं, पानी में तैरना आसान है या शहद में? जाहिर है पानी में। और सबसे जरूरी, ऑब्जेक्ट का शेप, यानी उसका आकार कैसा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पानी में एक चौकोर डिब्बे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मुश्किल होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप पानी में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। वो डिब्बा अपने आगे पानी में बहुत उथल-पुथल मचा देगा, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं। बस यही है हाई ड्रैग। तो इसका हल क्या है? इसका हल हमें सिखाया है खुद नेचर ने, और उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। एक ऐसा खास शेप जो आगे और पीछे से पतला हो, जैसे कि एक मछली या एक चिड़िया का शरीर। ये शेप हवा या पानी को अपने ऊपर से बड़ी आसानी से, बिना कोई गड़बड़ किए बह जाने देता है। नतीजा, ड्रैग बहुत कम हो जाता है। और इस कमाल के आइडिया को हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज, तेज रफ्तार ट्रेनें, पानी के जहाज, पनडुब्बियां, यहाँ तक कि रेसिंग कार्स और रॉकेट भी, ये सब स्ट्रीमलाइंड होते हैं। ये सच में नेचर और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। फ्रिक्शन एक जरूरी बुराई। हाँ, ये एनर्जी बर्बाद करता है, चीजों को घिस डालता है, लेकिन इसके बिना ना हम चल सकते हैं, ना कुछ पकड़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, और ना ही अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। हम हमेशा फ्रिक्शन से लड़ते हैं, उसे कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और दुनिया से सारा फ्रिक्शन गायब हो जाए तो? सिर्फ एक दिन। वो एक दिन कैसा होगा? शायद वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसे हम पहचान भी नहीं पाएंगे।